स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इन शब्दों को आप तोड़ें, ठीक है, अगर इन शब्दों को आप तोड़ें तो इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कौन कौन से इफेक्ट्स ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, तो वह क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड 1820 ईस्वी में बताया था। क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक जगह से दूसरे जगह तक, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलेगा। मतलब अट्रैक्शन, रिपल्सन, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी वहां देखने को मिलेगा। यह बात किसने बताया था? यह बात हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड बताया था। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड 1820 ईस्वी में बताया था। ठीक, अच्छा, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट का बात आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहला वर्ड मैग्नेट। ठीक है, कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होता है बच्चे? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि दूसरे सबस्टांसेस को अट्रैक्ट करता है। अब वह अट्रैक्ट किन सबस्टांसेस को करेगा? लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील. So we can say that magnet is a material which can attract substances like iron, nickel, cobalt and steel. ठीक है, मैग्नेट वैसा मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट करता है अदर सबस्टांसेस को, पर वो सबस्टांसेस किन से बना होना चाहिए? आयरन, निकेल, कोबाल्ट या स्टील से बना होगा, तब मैग्नेट इन सारे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, जहां भी मैग्नेट का बात आता है वहां पे आपके दिमाग में घंटी बजाता है कि अच्छा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होगा, है ना, एन पोल और एस पोल होगा। तो मैग्नेट के पास क्या होता है? दो पोल्स होता है। मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और जब भी आप किसी मैग्नेट को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे नंबर ऑफ पीसेस में, व्हेन वी ब्रेक और व्हेन यू ब्रेक एनी मैग्नेट इनटू पीसेस, ईच पीस बिकम ए मैग्नेट। तो हर पीस जो है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ रहे हो, तो जितना भी पीस है वह सेपरेटली एक मैग्नेट की तरह अलग से बिहेव करने लगेगा। ठीक ना, जब भी आप किसी मैग्नेट को तोड़ोगे नंबर ऑफ पीसेस में, तो हर पीस एक नया मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मैग्नेट सुनते के साथ आपके दिमाग में क्या आता है कि वहां पे कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ रिपल्सन होगा। माने जैसे आपको पता है कि अनलाइक पोल्स जो होता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा या साउथ नॉर्थ को करेगा, और मैग्नेट क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो मैग्नेट के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। These are the two most important properties of a magnet. They are attractive and they are also directive. ठीक, अब हम यदि बात करें नेचुरल मैग्नेट की, ज्यादातर जो मैग्नेट्स होते हैं आजकल, तो वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, मैनमेड मैग्नेट होते हैं, जिसका कि स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसको किस वर्क में काम कराना है। ठीक है, जैसे आप 7 वगैरह क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जस्ट अ टेम्पोररी टाइप ऑफ मैग्नेट जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यदि आप बात करो नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? वह जनरली आयरन ओर का बना होता है, और आयरन के जो ओर होते हैं, आयरन के मतलब बोलने का मतलब आयरन के जो ऑक्साइड है, तो आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट किससे बना होता है? मैग्नेटाइट से, आयरन के तीसरे ऑक्साइड के। 3 ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, एफईओ। ठीक है, जिसमें कि क्या है? एफईओ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे आयरन का जो वैलेंसी है वह कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी क्या है? 2 है, तो वह बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए एफईओ। और दूसरा जो ऑक्साइड है आयरन का, वह क्या है? फेरिक ऑक्साइड।
Fe2O3। यहां पे आयरन का जो वैलेंसी है वह कितना है 3। ठीक, और तीसरा जो ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। ठीक ना, तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है वह किससे बना होता है, मैग्नेटाइट, आयरन के तीसरे ऑक्साइड से बना होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यह जो टॉपिक है वह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब, जैसे कि आप मान लो कि कोई हैवी करंट कहीं किसी वायर से फ्लो कर रहा है, तो उसको छुओगे आप, पानी, हाथ या किसी भी चीज से, बोलने का मतलब कि डायरेक्टली यदि आप छू रहे हो तो उसका एक रेंज होता है, एक फील्ड होता है, एक स्पेस होता है, जहां तक आप उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो उसी तरह से यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यह वह स्पेस है अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be डिटेक्टेड और कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, वह स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मैग्नेट के कारण जहां पे डिटेक्ट किया जा सकता है, जहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जहां पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो वैसे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, यहां पे आपको दो पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है ना। तो क्या होता है कि यहां पे जो पोल्स के अराउंड होते हैं ये क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, क्यों, और क्राउडेड का मतलब क्या है कि यहां पे जो स्ट्रेंथ है, यहां पे जो पावर है, यहां पे जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और सेंटर पे जो आप देख रहे हो, सेंटर पे खाली जैसा आपको दिख रहा होगा, आधा अधूरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का वह कम हो जाता है, जो फोर्स है मैग्नेट का, तो यहाँ पे क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे क्राउडेड लाइंस जो है आपको नहीं दिख रहा है। यदि आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना चाहो कि वह क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, along which a hypothetic north pole moves। जैसे यहाँ पे आप N और S देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको कि नॉर्थ से ये निकल रहा है, ठीक ना, ऐसे नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की ओर ये क्या कर रहा है, जाके मिल रहा है। नॉर्थ से मतलब निकलता हुआ दिखेगा और साउथ की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो वैसे इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, माने जैसे आपको दिखे कि एपोथेटिक नॉर्थ पोल जो है मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है कि वह क्या है बच्चे, कि यह हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिखेगा आउटसाइड द मैग्नेट। आपको कैसा लगेगा कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है और वह साउथ की ओर जा रहा है आउटसाइड द मैग्नेट। सपोज ये जो है वह हमारा मैग्नेट है और इसका यहाँ पे एन और एस पोल है। और इनसाइड मैग्नेट कैसे दिखेगा आपको, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड मैग्नेट जो है आपको कैसा दिखेगा, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इनसाइड मैग्नेट आपको साउथ टू नॉर्थ दिखेगा। ठीक, आउटसाइड मैग्नेट कैसा दिखेगा, एन टू एस। इनसाइड कैसा दिखेगा, एस टू एन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वह क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह क्राउडेड होता है नियर द पोल, नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग हेयर। और आपको बीच में नियर द मिडिल ऑफ द मैग्नेट वहां पे क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट। क्यों, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल। ठीक है, कि जहां पे स्ट्रांग रहेगा वहां पे क्राउडेड दिखेगा, और जहां पे वीक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आपको क्या दिखेगा,
दूर दराज में दिखेगा। चौथा जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वह क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या शो करेंगे, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि टोटली एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब टोटली रॉन्ग है। ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे, इफ दे डू सो, then there would be two directions of magnetic field at that point। एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, which is totally wrong। तो ये चौथा प्रॉपर्टी था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब यदि जो आप पांचवें प्रॉपर्टी की बात करो तो वह क्या है कि फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, दिस रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। की यदि फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट माने सेम दूरी पे हो, ऐसा हो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि ऐसा शो करें आप, तो इसको मान लो एक ही दूरी पे है, ठीक ना, तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है? यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। यदि ऐसा फिगर दे दे और पूछे आपसे कि बताओ यह कैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी फील्ड लाइंस जो है पैरेलल और इक्विडिस्टेंट माने समान दूरी पे होता है, तो वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब यदि आपको डायरेक्शन पता करना हो, ठीक ना, किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यह जो था सब क्या है, प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो चैप्टर जब शुरू हुआ तभी क्या बोला था मैंने आपको कि 1820 ईयर में, ठीक है, 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो था वह क्या बताया कि करंट का जो है मैग्नेटिक करंट माने मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। ठीक, यह 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड बताया था। He found that flow of electric current through a conductor produce a magnetic field around it। वह क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वह कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, माने फ्लो करने का बोलने का मतलब है कि उसके अराउंड जो है करंट जहां से भी फ्लो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी शो होगा। एक्चुअली है क्या कि वह प्रैक्टिकल कर रहा था, एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां से वो क्या देख रहा था कि बार बार जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था जो कि बार बार डिफ्लेक्ट कर जा रहा था जब भी इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो करवा रहा था। तभी वह अपना एक थ्योरी दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी उसको हम लोग कहते हैं। यहां पे आप स्नो रूल देख रहे हो, ठीक है। यह क्या होता है कि जब भी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड द वायर इज हेल्ड ओवर मैग्नेटिक नीडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो नॉर्थ पोल होगा उस मैग्नेटिक नीडल का वह वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद जो आता है वह क्या है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। यदि ऑब्जर्वर, ठीक है, यदि ऑब्जर्वर इमेजिन करे, ठीक, अपने आप को इमेजिन करे कि वह कैसे स्विम कर रहा है, कैसे तैर रहा है अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माने जो करंट का डायरेक्शन है उधर ही वो तैरे, अपने आप को इमेजिन करे, एंड फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल को फेस कर रहा हो, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। सपोज मैं इस दिशा में ट्रेवल कर रहा हूं, करंट भी इस दिशा में है, एंड द मैग्नेटिक नीडल एंड फेसिंग द मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक नीडल को वह फेस कर रहा है, जो नॉर्थ पोल होगा, जो नॉर्थ पोल होगा वह किधर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट होगा। यह क्या था,
एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं इसको। यदि ऑब्जर्वर इमेजिन करे अपने आप को कि ही स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, तो उसका जो नॉर्थ पोल है नीडल का वह किधर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाएं हाथ की ओर। यह एम्पियर्स स्विमिंग रूल था। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे एक नया चीज आया कि राइट हैंड थंब रूल की माने हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का निकाल सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो किस वे से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, सपोज करो, आप इमेजिन करो कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है आपके राइट हैंड में है। यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है ना कि क्या है, आप इमेजिन करो कि स्ट्रेट कंडक्टर इज इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको आप क्या मान लो, थंब मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो आप, थंब मान लो कि आपका क्या है, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपके दाएं हाथ में हो और जो थंब पॉइंट कर रहा हो वह डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर पॉइंट आउट कर रहा हो। तो जो डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे आप पता कर सकते हो, बाय कर्लिंग योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। यह मान लो आपका अंगूठा है। ठीक, अगर यह आपका अंगूठा है तो यदि आप रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को, बचे हुए फिंगर्स को कर्ल करोगे, ठीक ना, द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यदि आप रेस्ट फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वह क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। ठीक ना, मीन्स फिंगर के कर्लिंग करते ही, राइट हैंड के रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को कर्लिंग करते ही आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अच्छा, आप बात करो कि सर आप थोड़ी थोड़ी बात करो, ये मैग्नेटिक फील्ड वो तो पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन इसका क्या कुछ न्यूमेरिकल वे है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप फोर्स का बात करते थे तो है ना कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स है, तो उसी तरह से यदि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बात करो, मैग्नेटिक फील्ड के मान का कुछ बात करो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसका जो मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय और इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी है वह कब इंक्रीज होगा, जब आप करंट को इंक्रीज कर दोगे। मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन करंट, माने जो बी है मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप आई बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा। ठीक, पहला रिलेशन आया है। अब दूसरा है कि डिस्टेंस के, यदि कंपास, इफ द डिस्टेंस आर, डिस्टेंस को आर मान लो, ऑफ द कंपास फ्रॉम कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज। माने क्या है कि बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, बी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, यदि डिस्टेंस को आप आर मान लो। तो पहला चीज यहां पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चे, कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। दूसरा चीज आप क्या देख रहे हो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का। तो यदि आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा कि बी प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर, माने आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूंकि आर नीचे में है, इसका मतलब क्या है कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यदि आप बात करो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के, तो आप करंट का यहाँ पे क्या बात हो रहा है, मैं आप जैसे इक्वेशन जब हमने करा कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे आई और आर का जिक्र हो रहा है। तो करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी हमने चैप्टर पढ़ा तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट
क्या पता किया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वह एम्पियर है, और डिस्टेंस का तो ऐसा यूनिट पता है आपको, वह क्या होता है मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, यदि करंट को मेजर कर रहे हो आप एम्पियर में, डिस्टेंस को मीटर में, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग टेस्ला। यह निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट आप न्यूटन पढ़ते हो न्यूटन के ऑनर में, उसी तरह निकोला टेस्ला के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टी से, कैपिटल टी से, जिसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं। टेस्ला जो है एक्चुअली बहुत ही बड़ा यूनिट ऑफ बी है। टेस्ला इज ए फेयरली बिग यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला जो है बहुत बड़ा यूनिट है। लेकिन यदि आप बात करो कि बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ नियर इट्स सरफेस, वह क्या है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यदि आप स्मॉलर यूनिट का बात करो, बी के स्मॉलर यूनिट को, तो स्मॉलर यूनिट जो होता है बी का वह क्या होता है गॉस, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक टेस्ला बराबर क्या होता है 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ गॉस यदि बात करो यहाँ पे कि अर्थ सरफेस के करीब नियर इट्स अर्थ, बी का जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नियर इट्स सरफेस, वह यहाँ पे क्या पढ़ा आपने कि 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है ना, और यहाँ से एक टेस्ला बराबर 10⁴ है। तो यदि यहाँ पे आप क्या करो 0.3 इंटू 10⁻⁴ और टेस्ला के जगह इंटू 10⁴ रखो, तो ये तो टर्म ही कैंसल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या कि यदि गॉस के टर्म में आप मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की बात करो इसके सरफेस के नियर, तो वह क्या है 0.3 गॉस, ठीक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं यदि उसमें करंट कैरी कर रहा हुआ सर्कुलर कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वह क्या होता है नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होगा, द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, सेंटर पे क्या होगा स्ट्रेट होगा और क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक ना। तीसरा जो पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम होगा सेंटर पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा सेंटर पे, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है क्लॉक रूल, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लॉक रूल कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि आप फेस देख रहे हो, कॉइल का फेस देख रहे हो, जो कॉइल करंट को कैरी कर रहा है, यदि आप उसके फेस को देख रहे हो कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने जैसे जिस दिशा में घड़ी का सुई चलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो कैसे सुई चलता है, ऐसे आप लिखते हो ना, जैसे 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, तो इस तरह से उसका डायरेक्शन, तो यह क्या है, यह है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यह क्या बोल रहा है कि यदि आप फेस कॉइल के फेस के देखोगे तो जो करंट है, यदि करंट क्या हो इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो फेस होगा ऑफ द फेस इज द साउथ पोल, तो वह फेस कौन सा होगा साउथ पोल होगा। आया बात समझ में। यदि आप कॉइल को देख रहे हो और करंट जो है वह क्लॉकवाइज यहाँ फ्लो कर रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वह जो फेस है वह कौन सा फेस हो जाएगा, वह फेस साउथ फेस हो जाएगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, तो वह फेस जो है वह फेस कौन से फेस को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से पोल को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, ठीक। तो एक चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हैं, दो चीज एक्चुअली हमने पहले जिक्र कर रखा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बी बढ़ाओ आई बढ़ाओगे करंट का वैल्यू बढ़ाओगे बी भी बढ़ेगा, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तीसरा चीज
माने सर्कुलर कॉइल या किसी भी कॉइल का बात करोगे तो जैसे आप क्या बात करते थे हम लोग कि कोई भी मान लो ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को यदि बढ़ा दोगे, ठीक है, ये मान लो आयरन फिलिंग्स है, यदि नंबर ऑफ टर्न्स रैपिंग को बढ़ा दोगे तो ये ज़्यादा तेजी से इसको खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो माने बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वह नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। यदि इन तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो तो यहां से मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा जो कि क्या है, बी प्रोपोर्शनल एन आई बाय आर। ठीक, तो इतना चीज अब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलेनॉइड का, कि सोलेनॉइड क्या होता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन ए सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड, कोई भी, या प्लास्टिक कार्डबोर्ड हो, प्लास्टिक ट्यूब हो, कि इसका लेंथ क्या हो, सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, इसका लेंथ जो है इसके डायमीटर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग भैया सोलेनॉइड बोल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इनसाइड द सोलेनॉइड वो क्या क्या है। तो बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल एन, यदि इन दोनों इक्वेशन को आप करो कंबाइन तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आई। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है यह भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको हम लोग मोटर रूल भी बोलते हैं बच्चे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग ये माने कहाँ एप्लीकेबल होता है, मोटर, ठीक ना, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, मोटर में एप्लीकेबल होगा। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक मोटर्स, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होगा वह कहाँ एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के केस में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि यदि आप अपने, ठीक है, स्ट्रेच द थंब, अपने थंब को ऐसे स्ट्रेच करो, फर्स्ट फिंगर माने फर्स्ट फिंगर को आप, थंब फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से आप स्ट्रेच करो, बाएं हाथ के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर को आप इस तरह से स्ट्रेच करो कि वह तीनों क्या हो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक ना, एक दूसरे को क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, माने बाएं हाथ का अंगूठा फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर को इस तरह से आप स्ट्रेच करें कि वह क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो जो फर्स्ट फिंगर है वह क्या देगा आपको, द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स, यदि आप मान लो कि इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माने बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इफ द फर्स्ट फिंगर, पहला जो फिंगर है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और बीच वाला जो उंगली है, सेंट्रल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर जो है, वह करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो आपका थंब है वह किसका डायरेक्शन दे देगा, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। क्या आप याद रखोगे, एक चीज याद रखो कि बाएं हाथ का तीनों फिंगर, थंब फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर को आप ऐसा स्ट्रेच करो कि वह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, पहला फिंगर बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक ना, और क्या हो कि सेंट्रल फिंगर जो हो वह करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द, माने करंट के डायरेक्शन में पॉइंटेड हो, तब क्या होगा कि जो आपका अंगूठा है, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स कितना स्ट्रांग होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा फोर्स, एक तो करंट पे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यदि करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा जो रिलेशन देख रहे हो आप, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, माने लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी वह डिपेंड करेगा। और तीसरा जो रिलेशन है, एफ डिपेंड्स माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, माने मैग्नीट्यूड फोर्स, कितना पावरफुल फोर्स होगा, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ करंट पे, इन तीनों से क्या है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप आई एल बी देख रहे हो,
यानी यदि इस साइन को हटाए, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए, तो F इक्वल्स KILB, जो कि K क्या है यहाँ पे, K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और K का मान जो होता है SI यूनिट्स में वह 1 होता है। तो यहाँ से एक नया रिलेशन आ गया कि फोर्स जो है, फोर्स बराबर वह क्या होगा, BIL, BIL, ठीक है। IBL या BIL एक ही बात है। तो माने फीस कैसे मिलता है आपको स्कूल में, तो बिल के थ्रू। तो ऐसे याद रखो, F इक्वल्स माने बिल, BIL, B पता ही आपको क्या है, I पता है, L क्या है, लेंथ है, I क्या है, करंट है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यहां से एक नया रिलेशन आ गया, F इक्वल्स ILB या BIL। तो B इक्वल टू यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F/IL। अब F का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, SI यूनिट न्यूटन, I का SI यूनिट करंट है ना, तो I के बदले 1 एम्पियर लिखा है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यदि आप इसके SI यूनिट में बात करो, 1 यूनिट लो सबका, फोर्स 1 यूनिट लिया हमने, I 1 एम्पियर लिया, लेंथ 1 मीटर लिया, तो जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वह तब 1 टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपने क्या पढ़ा, निकोला टेस्ला के ऑनर में रखा गया है, जिस तरह से फोर्स का न्यूटन रखा है तो टेस्ला पढ़ते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला तब होगा जब इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और वह 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा हो, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, और उस पे जो है फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, 1 न्यूटन, जब वह परपेंडिकुलरली रखा गया, वह व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब जो है मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला होगा। कब 1 टेस्ला होगा, यहीं से देखो, जब फोर्स क्या हो, 1 न्यूटन, I क्या हो, 1 एम्पियर, लेंथ क्या हो, 1 मीटर, ठीक ना, when placed perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक। the force acting on a charge moving a magnetic field। अब चार्ज का बात करते हैं हम लोग। F इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, F इक्वल टू पढ़ा बच्चे BIL या ILB। I इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी हमने चैप्टर पढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज पर सेकेंड, यानी Q/T। तो हमने क्या करा, I को रिप्लेस करा Q/T से, F इक्वल टू क्या लिख दिया, Q/T LB, ठीक है। अब यहां से देखो हमने क्या किया, Q तो लिखा ऐसे, L/T को एक साथ लिखा, L/T को क्या करा हमने, एक साथ लिख दिया, क्योंकि L/T वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या पढ़े हो बच्चे आप, वेलोसिटी का यूनिट पढ़े हो आप मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, मीटर होता है लेंथ का, S किसका होता है, टाइम का। तो हमने क्या करा, L/T को एक साथ लिखा, जब मैंने L इस वाले टर्म को एक साथ ले आया, Q को अलग रखा, तो L/T लिखने का मतलब क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो यदि क्या हो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज निकालना हो, किसी चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है जब वह मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हमें क्या पता चल गया, F इक्वल्स, एक नया रिलेशन पता चल गया, F इक्वल्स BQV, ठीक है। जहां पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, Q क्या है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V क्या है, वेलोसिटी का। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग ए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आ गया, F बराबर BQV। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको पढ़ोगे, आगे जो भी बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे सॉर्ट आउट करेंगे।